स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और मेरे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक समाज सेवी लोकेश सलालपुरी जी। लोकेश जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्तफा भाई। लोकेश जी, अभी 5 राज्यों के चुनाव रिजल्ट आए और चुनाव से पहले आपका जो विश्लेषण था और जो चुनावी नतीजे आए वो बिल्कुल एकदम उलट निकला। ऐसी आखिर कहाँ चूक हुई आपसे? क्या सूत्र आपके फेल हुए? क्या कारण रहा कि रिजल्ट बिल्कुल विपरीत रहा? देखो, पहली बात तो जब आपसे जो मेरी बात हुई थी, चुनाव के नतीजे बिल्कुल उलट तो नहीं है। मैंने आपको दो राज्यों के बारे में कहा था कंफर्म कि वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। राजस्थान के लिए मैंने ये कहा था, राजस्थान और तेलंगाना दोनों के लिए कहा था, वहां भी मैं कंफर्म नहीं हूँ। हालांकि मैंने ये भी कहा था राजस्थान में बीजेपी को मेरे हिसाब से थोड़ा सा एज है, लेकिन सिक्का खड़ा किधर भी गिर सकता है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को लेकर मैं क्या, बड़े बड़े चुनावी पंडित सारे जितने भी सर्वे करते हैं वो, ऐसा कोई एक आदमी का नाम बताओ जिसने कहा होगा नहीं ऐसा नहीं होना था। हर आदमी फेल हुआ है, खुद भाजपा फेल हुई है, खुद आपका कांग्रेस फेल हुई है। कामयाब वो हुए हैं जिनको पहले से रिजल्ट पता था, कामयाब वो हुए हैं। अब वो कैसे पता था भाई, एक अलग चीज, इस बारे में क्या कह सकता हूँ। लेकिन हमारा जो एक नॉर्मल कंडीशन वहां थी, जैसे लोग बताते थे, जो परिस्थितियां थी, उसके हिसाब से जो मैंने कहा था वो सभी लोग कह रहे थे, मैं कोई अकेला नहीं था। थोड़ी मुझसे चूक हुई। आप 100% तो गलत नहीं हुआ। आपने तेलंगाना कांग्रेस बताई थी और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और राजस्थान में आपने खड़ा सिक्का बताया था। आपको मान ले कांग्रेस तेलंगाना में बन चुकी है, राजस्थान के लिए आपने बीजेपी को वही बताया था, लेकिन 2 राज्यों में आप फेल हुए। लेकिन आप कह रहे हैं कि जिन्होंने पहले से पता था, किन लोगों ने पता था? आखिर कुछ हार जीत का कुछ और खेल हुआ क्या? देखो, दिग्विजय सिंह ने भी एक ट्वीट भी किया था, बताया भी, शायद वो चुनाव आयोग में भी जा रहे हैं, चिट्ठी भी लिखी उन्होंने कि किसी सीट का, मैं नाम भूल गया उस सीट का, कि वहां जिस दिन पोल हुआ, वहां उन्होंने उस दिन कहा कि फला सीट पे 70,000 वोट भाजपा को मिलेंगे, इतने हजार कांग्रेस को मिलेंगे। वो आंकड़ा बताया। फेसबुक पोस्ट थी वो, वो, उसको शेयर किया वो सब उन्होंने। जगह आया है। तो उन्हें कैसे पता था भाई इतनी एग्जैक्ट फिगर? वो एक ही सीट की सामने आई है। यहाँ अगर आपको याद हो, पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हुआ था, यहाँ जितने संघी और भाजपा थे सभी एक बात कहते हैं, इस बार 303 सीट आएंगी। 303, नोट कीजिए। और 303 ही आई थी। कैसे पहले पता होता है? इतने बड़े चुनावी पंडित कौन है जो इतनी बड़े 140 करोड़ के देश के आप एग्जैक्ट सीट पहले बता दे? 5-7% का एरर तो रखते हैं ना कोई भी। कोई ये तो वो भी नहीं रखते, तो या तो इन्हें पहले से पता होता है। अब कैसे पता? तो इस पर हंगामा मचा हुआ तो है ईवीएम को लेकर के। ईवीएम पे तो आरोप लगाते हैं जब हार जाता है विपक्ष, तो ईवीएम पे आरोप लगाते हैं जब जीत जाते हैं तो कोई आरोप नहीं लगता। हाँ, और उसी कक्ष में भाजपा भी शामिल है। जब भाजपा केंद्र की सत्ता में नहीं थी तो सबसे पहले ईवीएम पे आरोप तो भाजपा नहीं लगाया था। सबसे पहले ईवीएम कांग्रेस लेकर आई थी, सबसे पहला आरोप भाजपा नहीं लगाया था। लेकिन मैं चूंकि तकनीकी आदमी थोड़ा सा जानता हूँ, तो ईवीएम में चेंज लगाना बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं। संभव है ईवीएम से छेड़छाड़? बेहद बिल्कुल बहुत आराम से संभव है, कोई मुश्किल काम है ही नहीं। अच्छा जी। तो ये जो खेल हुआ है, ये जो आरोप है, ये इनमें सच्चाई है? लगता तो है, हो सकती है, बाकी चूंकि वो कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं, ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, मोटे तौर पर लगता है कि सभी आदमी फेल नहीं हो सकते भाई। की चीज को लेके हमें दिख रहा है कि ना भाई, आप बारिश नहीं आएगी, आज सूरज निकला हुआ है और अचानक बादल में बारिश हो जाए, तो ये तो अप्रत्याशित चीज हुई ना। तो ऐसे ही ये हुआ, तो कहीं ना कहीं चूंकि वोटिंग ईवीएम से हुई थी, ईवीएम शुरू से ही आपकी उसमें है, संकाल उसमें आती है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं खेल हुआ होगा। लगता तो यही है, सभी लोग यही कह रहे हैं अब। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने दिल्ली विधानसभा में एक डेमो दिखाया ईवीएम को लेकर के, कैसे छेड़छाड़ हो सकती है, कैसे किसी पार्टी को वोट देते हैं और जाता दूसरी पार्टी को है। ठीक उसी तरह कुछ छेड़छाड़ है या इससे अलग कुछ? देखो, ईवीएम में क्या है, ईवीएम एक कंप्यूटर प्रोग्राम उसके अंदर होता है। आपने उसमें चिप लगाई, चिप में एक प्रोग्रामिंग कर दी। एक्चुअल प्रोग्रामिंग ये है कि अगर आप भाजपा पर निशान दबाएंगे तो भाजपा को वोट जाएगा, अगर आप कांग्रेस पर दबाएंगे कांग्रेस को वोट जाएगा, ये है। लेकिन अगर आपने प्रोग्रामिंग में जरा सी छेड़ कर दी, जरा सी छेड़छाड़ कर दी, तो प्रोग्राम बदल जाएगा। आप भाजपा का बटन दबाए, कांग्रेस को वोट चला जाएगा। आप कांग्रेस का बटन, जो भी सेटिंग होगी वही वोट चला जाएगा। ये बहुत सिंपल सा काम है, ये बहुत मुश्किल काम बिल्कुल नहीं है। अब ये बहुत लंबी चौड़ी बहस का सब्जेक्ट है कि ईवीएम कैसे बिल्ड होती है, कहाँ चिप आती है, कौन चिप लेके आता है। आपकी जानकारी लिए बता दो, ज्यादा खोल कर मत पूछना, कि आज की तारीख में जितने मदरबोर्ड और चिप्स वगैरह सब चाइना से आ रहे हैं। और हवाई कंपनी है जो यूरोप में बैन है। चूंकि हवाई कंपनी पे इल्जाम लगाए जाते हैं कि वो डाटा चोरी भी करती है और जासूसी भी करती है, यानी वो सेंध लगाती है उसकी, ताकि मतलब एक तरीके से वो चीज पर नजर रख सकती है। यानी वो उसके साथ आप कुछ भी छेड़छाड़ करके आप कुछ भी रिजल्ट ले सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ। अमेरिका तक में बैन है वो कंपनी आज की तारीख में, जहां तक मेरी जानकारी है, हो सकता है मैं गलत हूं।
आज की तारीख में हमारे ज्यादातर ये चीजें चाइना से आ रही तो इस पे ज्यादा खुलकर बोलने में कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं है। मैं सर? बताता हूँ क्या दिक्कत है। अब आपको समझना पड़ेगा कि ईवीएम हैक कैसे करते हैं, टेम्पर कैसे करते हैं। एक छोटा सा तरीका तो आपको बताऊं। जब चुनाव खत्म होता है, चुनाव संपन्न होता है, उसके बाद में हम ईवीएम को सील कर देते हैं। उसके सारे जितने बटन हैं सब सील हो जाते हैं। ईवीएम नीचे एक बटन होता है, उसे खींच के करते हैं, वो ऑन ऑफ वाला स्विच है, वो सील कर देते हैं। सील का कागज भी नासिक प्रेस में छपता है, सारे एजेंट्स को साइन हो जाते हैं। यहाँ तक सब ओके है। लेकिन दो पोर्ट उसमें मेल फीमेल पोर्ट होते हैं, दो, जिनमें आप लीड लगा सकते हैं, जैसे कंप्यूटर जिसमें कि जैक लगा करके लीड लगा कंप्यूटर से जोड़ते हैं। वहां कैसे कैलकुलेशन करते हैं, उसमें कंप्यूटर जोड़ दे तभी तो आता है ना पूरा डाटा उसके अंदर का। डिस्प्ले में जब लेके आएंगे आप उसे, वो सील नहीं होती। अच्छा। और आपको मोबाइल में जब चार्जिंग लगाते हैं, वही आपका डाटा केबल भी होता है, उसे आप चार्ज करते हैं। उसी से आप दूसरे मोबाइल में आपने माइक जोड़ा हुआ, आपके साथ डाटा केबल जोड़ा हुआ है ना, इसे अगर आप सील कर दोगे तो फिर बातचीत तो नहीं हो पाएगी। बातचीत हो रही है चूंकि सर वहाँ डाटा लगा हुआ है, उसे सब चार्जिंग करते हैं। यानी जो केबल होता है ये मल्टीपर्पज होता है। ऐसे अगर आप ईवीएम में केबल लगाएंगे, कंप्यूटर से जोड़ेंगे, तो आप तभी तो उसके कैलकुलेट करके बताएंगे कितने वोट किसको मिले हैं। जब वो पोर्ट ही खुला हुआ है, वो सील हुआ ही नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ईवीएम निरापद है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। एक पहलू। दूसरा पहलू डिस्प्ले में भी आता है इसका। कुछ जरूरी है कि ईवीएम में छेड़छाड़ हो? आप डिस्प्ले के साथ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। आप डिस्प्ले में प्रोग्रामिंग दीजिए, ऑनलाइन हो सकता है सब, वो वाईफाई से हो सकता है। आप डिस्प्ले में प्रोग्रामिंग दीजिए और वो जो आप चाहेंगे वो रिजल्ट डिस्प्ले कर देगी। साहब कांग्रेस को इतने मिले, भाजपा को इतने मिले, सपा को इतने मिले, बसपा को इतने मिले। एक बात। दूसरी बात, जब इनकी मॉक ड्रिल होती है, अगर ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं हो सकती और जब मॉक ड्रिल होती है, तो आपके मोबाइल बाहर क्यों रखवाए जाते हैं? इस सवाल का जवाब मुझे कोई बता दे टेक्नीशियन। मोबाइल बाहर रखा जाता है, कभी चेक कर लियो आप। और तो और जब वहां वोटिंग होती है, वहां भी आपके मोबाइल अलाउड नहीं होता कि कभी कोई मोबाइल से छेड़छाड़ ना कर ले। अब जेल का मामला क्या है? इनका एक प्रोग्रामिंग होती है, कंप्यूटर की भाषा में डिकोडिंग और कोडिंग बोलते हैं उसे। मैं कब छेड़छाड़ कर सकता हूँ? मुझे उसकी कोडिंग पता हो। कोडिंग पता इसलिए जाती है कि ईवीएम चोरी होती है बहुत सारी। ईवीएम चोरी, उसकी कोडिंग आपके पास लैपटॉप में आ सकती है, आप लीड लगाएंगे उसकी ले लेंगे। अच्छा। आपको कोडिंग मिली, एक सीरियल नंबर भी होता है ईवीएम मशीन का, आपके पास कोडिंग है। जब आप उसे छेड़छाड़ करोगे, जब जब भी मैं कहता उन्होंने की थी, जब आप इसके साथ छेड़छाड़ करोगे, सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि कोडिंग आपके पास कहाँ से आई? अच्छा। ये प्रतिबंधित है, तो फिर आपको बाहर नहीं निकलने देंगे, आप पे बहुत सारी धड़ लगा के बंद कर देंगे आपको। इसलिए इसकी कोई छेड़छाड़ प्रूव नहीं कर पाता। अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी बोले कि छेड़छाड़ करके दिखाओ, तो मेरे ख्याल में हजारों मेरे तो आपके गंगे 50 कंप्यूटर जानकर जो सेकंडों में करके दिखा देंगे। उसे कंप्यूटर जोड़ने का मौका तो दो, सेकंड में हो जाएगा। और क्या गारंटी है कि इसके अंदर ऐसा कोई चिप नहीं लगी हुई है जो ऑनलाइन भी काम करती हो, जैसे कि संभावनाएं पूरी पूरी हैं, तो आप उसके जरिए भी कर सकते हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक भाई, आप चंद्रयान जाता है, आप उसे धरती बैठ के हैंडल कर रहे हो, आप यहाँ से मोबाइल से बात कर रहे हो, लंदन बैठा आदमी आपसे बात कर रहा है। ईवीएम तो छोटी सी चीज है। और ये जो मशीनें बनी हुई है 98 के मॉडल बनी हुई है, 98 में आई थी मशीनें यहाँ। आज तो एआई आ गई, आज तो कंप्यूटर साइंस बहुत आगे पहुंची हुई है, चुटकी में कुछ भी संभव है। मोहम्मद रफी की डेथ 1980 में हुई थी, अभी एक मैंने गाना उनकी आवाज में सुना, रब दे बनाती जोड़ी का गाना उनकी आवाज में डब कर दिया, एआई ने कर दिया ना। एआई के द्वारा पिक्चर नंगी भी किसी की पिक्चर कुछ भी, हाँ, डीप फेक आया है। जब वो संभव है तो ईवीएम में संभव कैसे नहीं है छेड़छाड़ होनी? लेकिन एक सवाल है, जिस तरह छेड़छाड़ का आरोप लगता है, कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है अलग बात है, लेकिन चुनाव विपक्ष हारता है और फिर आरोप लगाता है, लेकिन जिस तरीके से ये आरोप लगा रहे हैं उस तरीके से विपक्ष मुखर क्यों नहीं हो रहा? ये भी तो एक सवाल है। एक सवाल और भी है, दरअसल विपक्ष भी पूरी तरह निरापद नहीं है, पहली बात तो ये है। और ये जो छेड़छाड़ लगाते हैं, क्या जनता में परसेप्शन ये बनाते हैं कि टोटल ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ कर दी गई? ऐसा नहीं होता। ये बहुत थोड़ी सी मशीनों में छेड़छाड़ करके रिजल्ट बदलते हैं। ये जो जहां इनको जीतने की पूरी संभावना है, वहां छेड़छाड़ क्यों करेंगे? जरूरत भी नहीं है। जहां कंप्लीट कभी जीत ही नहीं सकते, वहां भी नहीं कर सकते, हल्ला मचेगा। तो जो बीच की सीटें हैं 30-40%, उनके भी कुछ बूथों में ही तो करेंगे। जिस बूथ का मुझे पक्का पता है कि यहाँ मैं जीत जाऊंगा, मैं वहां कोशिश क्यों करूंगा? जिसका मुझे पक्का पता है कि ताकत लगा लू जीत नहीं सकता, वहां भी करना गलत है। तो जहां डाउटफुल है वहीं तो करेंगे ना। तो थोड़ा सा छेड़छाड़ करते हैं। और उसे विपक्ष के खिलाफ जब पूरी तरह माहौल होता है कहीं सरकार के खिलाफ, कंप्लीट माहौल सरकार के खिलाफ है, कुछ चांस नहीं है। पंजाब में होता था, दिल्ली में है, तो नहीं कामयाब होते। कितनी मशीनों में छेड़छाड़ करेंगे दिल्ली में? इसलिए अगर आपने ध्यान दिया, जब भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाती है, पूरे सुपड़ा पाट बनाती है, सुपड़ा साफ करती है। वो, उन्हें पता है इसके अंदर का खेल, वो गुंजाइश ही नहीं छोड़ते। तो ये जो विपक्ष
जिस तरह आरोप लगा रहा और फिर लामबंद नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं ये भी इस इंतजार में है कि कभी हमारी सरकार आए और फिर हम भी इसी का इस्तेमाल करते रहे ऐसे ही। क्यों कांग्रेस ने किया नहीं क्या पहले? ये तो आडवाणी जी ने इल्जाम लगाया तो था सबसे पहले। भाई इसे कांग्रेस तो लेकर आई थी, कांग्रेस ने किया ना पहले। 2019 में तो उम्मीद ही नहीं थी 2019 में कि शायद ईवीएम की चाबी तुम्हारे हाथ में आएगी। नहीं आ पाई, नहीं कुछ कर पाए ये लोग। अब भविष्य में इन्हें भी उम्मीद है कि हो सकता है सरकार कभी बदली, ऐसा माहौल बन गया। क्योंकि ईवीएम की बारीकी ऐसा नहीं कि कांग्रेस को नहीं पता है, छेड़छाड़ कैसे होती है ये भी पता है, रिजल्ट कितना परसेंट इफेक्ट होता है ये भी पता है, तुम क्या कर सकते हो ये भी पता है। नहीं कामयाब हो पा रहे, मोदी जी की पकड़ मजबूत है फिलहाल, यानी भाजपा सरकार की पकड़ मजबूत है। कल इनकी सरकार आएगी तो ये भी करने की कोशिश करेंगे। तो एक तरह से हमाम में सभी नंगे हैं फिर तो। बिल्कुल पूरी तरह चिट्टे नंगे हैं, कोई नहीं विपक्ष बचा है, विपक्ष सब। सब एक जैसे हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो इससे निपटा कैसा जाएगा? ये तो एक मतलब ये तो जनादेश का एकदम अपमान है। मतलब वोट मैं किसी को देता हूँ और चला कहीं और जाता है, वो चाहे कांग्रेस हो करने में या बीजेपी हो, लेकिन इसका समाधान क्या है आखिर? देखो, आप एक बात बताओ मुस्तफा भाई कि 2019 में जो सरकार भाजपा की बनी थी वो 37% वोट से बनी थी, यानी भाजपा को ऑल ओवर इंडिया में 37% वोट मिला था। तो विपक्ष को कितना मिला? 63। 63%, यानी विपक्ष के पास ज्यादा स्टैक्स है आम वोटर का, देश की जनता का। तो अगर विपक्ष एक मत होकर ये कहे कि हमें ईवीएम से चुनाव नहीं कराने हैं, बिल्कुल एक मत हो, हम चुनाव को बाइकाट कर दें, हम नहीं करेंगे ईवीएम से चुनाव, तो क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा? आपको लगता है प्रभाव नहीं पड़ेगा? पड़ेगा तो बिल्कुल। क्यों नहीं करता विपक्ष? जो फिर चिल्लाता क्यों है? जो 63% जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनका असर तो पड़ेगा। बिल्कुल पता नहीं, एक मत है कि चिल्लाना चाहिए ना ईवीएम। और दूसरी बात, हम जनता को भी सोचना चाहिए कि जब कोई प्रणाली निरापद नहीं बची, हमें कंफर्म हो जाएगा इसका डाउटफुल मैटर है, और हम वोट डाले, फिर हम वोट डाले क्यों रहे भाई जब हमारे वोट की वैल्यू नहीं है? तो जनता को इस बात के लिए आवाज होनी चाहिए, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे वो भाजपा वाले हो। आज भाजपा वाला खुश हो सकते हैं, कल हो सकते कांग्रेस के मैं फिर ये नाराज हूँ। तो बेहतर है चाहे भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, कोई भी हो, उन्हें ईवीएम को हटाने की बात करनी चाहिए। अरे चुनाव का रिजल्ट 5 दिन बाद आ जाएगा, इतना ही तो होगा, कौन सी जल्दी है भाई हमें? ये निष्पक्षता तो रहेगी। ये 5 दिन से रिजल्ट आया पड़ा, सरकार बन गई क्या? सरकार बनी क्या? 5 दिन से आगे रिजल्ट हुए? और मुख्यमंत्री को लेकर विवाद है। 7 दिन हो गए, 7 दिन पहले रिजल्ट आया, सरकार तो नहीं बनी। तो यार इन 7 दिन बाद रिजल्ट आ जाए किसी देश का, किसी चुनाव का, तो क्या फर्क पड़ता है? कौन सी आफत आ गई? क्या 140 करोड़ का देश इस हालत में है कि इतना बैलेट का खर्च भी नहीं उठा सकता? इतना कमजोर देश तो नहीं है, हम तो तीसरी महाशक्ति बनने वाले हैं आर्थिक तौर पे। जैसे यूरोपीय देश है जहाँ ये ईवीएम अब शायद वहां पे नहीं है। जिस देश की डेमोक्रेसी में सच्ची आस्था है वो देश ईवीएम पे नहीं जाएगा। तो हम ही क्यों टिके रहे हैं, ये भी एक सोचने की बात है। हम मानसिक तौर पे बेईमान है, जनता बेईमान है, नेता भी बेईमान है, बड़ी सीधी सी बात है। हम खुद बेईमान है, जनता बेईमान है भाई। जब जनता मानसिक तौर पे ईमानदार होगी तो ईवीएम नहीं टिकेगी। हमारी भी ईमानदारी किसी के प्रति गिरवी है, किसी के प्रति गिरवी है। ये सत्य जो ईवीएम के पक्षधर होते हैं वो एक तर्क देते हैं कि जी पहले बूथ के बूथ लूटे जाते थे, बेशक, लेकिन जैसे ही सेशन आए थे ईवीएम ये बूथ की लूट बंद हो गई थी। फिर आप ध्यान दिया हो, क्योंकि इतना कठिन उसने कर दिया था, उसने अपनी ताकत दिखाई जो क्या कर सकता है चुनाव आयोग, उसने अपनी ताकत दिखाई। यहाँ पे धांधली लगभग लगभग 95% बंद हो गई थी। 5% तो अभी भी होता, अब तो खैर ज्यादा ही होती होगी, 5% तो कभी भी चल जाती है। तो अगर ईमानदार से कोई काम हो तो बैलेट से चुनाव बढ़िया रहता है। अब इसमें ये तो पता हो कि मैंने वोट किसे डाला है, ये मैं तो वीवीपैट है, वीवीपैट में दिखता तो है किसको वोट दिया। अब देखो, आपने बड़ा बड़ा सही सवाल पूछ लिया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अगर वीवीपैट का आदेश दिया था कि वीवीपैट होनी चाहिए, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट भी मानती थी कि ईवीएम में खेल हो सकता है, तभी तो वीवीपैट का आदेश दिया था। वीवीपैट क्या चीज है कि जब आप वोट डालते हैं 7 सेकंड तक आपको एक पर्ची दिखती है कि आपने किसे वोट दिया, उसका निशान दिखता है, निशान दिखता है, फिर वो वापस चली जाती है। कोर्ट ने इन्होंने डिमांड की थी कि 50% का काउंटिंग होनी चाहिए। चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि फिर चुनाव लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। फिर वही बात, अरे भाई अगर हो जाए तो हो जाए, लोकतंत्र तो बचेगा, ईमानदारी तो बचेगी। इन्होंने नहीं माना, फिर शायद 5 या 10% के मैचिंग का रिजल्ट आया था, लेकिन ये वो भी नहीं करते हैं। और एक नई चीज पिछले कुछ चुनाव से सामने आई, भाजपा के आने के बाद ही सामने आई है कि आप जितने पत्रकार लोग पूछते हैं कितना परसेंट पोल हुआ, कि 67% पोल हुआ, वो अगले दिन 72-73 पे चला जाता है। तो 5% कहां से बढ़ता है भाई, और क्यों बढ़ता है? आज कैलकुलेटिंग सेकंडों आप कैलकुलेट करते हैं, सारी मशीन आपके पास, आपने 1 मिनट में मशीन बंद की, बता दिया इतना वोट डाला, सारी कैलकुलेट रात देर रात तक आपको पता लग गया, शाम 7-8 बजे तक पता लग जाता है कि इतने परसेंट वोटिंग हुई। तीसरे दिन तक जाके आप उनसे बढ़ोतरी होती रहती है। तो यही गड़बड़ है, जाहिर सी बात है, गड़बड़ी गड़बड़ है। और वीवीपैट मशीन का फिर फायदा ही क्या, तब उसके गिनती ना हो।
वीवीपैट का बिल्कुल, अगर गिनती अगर मैच नहीं कर सकते उसमें एक काम चालाकी और करते हैं, उसमें शाही ऐसी लगाते हैं कि वो कुछ दिन बाद उड़ जाती है। वैसे 6 महीने रखने का वो है आदेश, जो नियम है 6 महीने रखे जाने चाहिए, क्योंकि जो कोर्ट में चला गया और वो कोर्ट में जाके फिर कोई आदेश आए प्रूफ के तौर पे प्रूफ रखते के तौर पर, लेकिन नहीं रखी जाती। एक तरीके से अंधा बिल्कुल धांधली चल रही हुई है, चुनाव नहीं, चुनाव मजाक बना हुआ है। तो ये तो लोकतंत्र के नाम पर जो है एक राजशाही समझो, इस तरह तो राजशाही चल रही है। कहाँ है लोकतंत्र? अरे अगर 37% वोट मिलने वाले सरकार बनाए बैठे हैं, 63% तो विरोध में, फिर लोकतंत्र कहाँ बचा है भाई? तो लास्ट सवाल, जैसे कि 5 राज्यों का तो चुनावी नतीजे आ गए, जो कांग्रेस उम्मीद रखी थी, कांग्रेस से उम्मीद थी कि ये कर पाएगी, कांग्रेस पूरी तरह से धराशायी रही एक राज्य को छोड़ करके। तो और जो इंडिया गठबंधन है, इस पर क्या फर्क पड़ेगा कांग्रेस की इस हार का? मजबूत होगी इंडिया गठबंधन या कमजोर होगा? मेरे हिसाब से कांग्रेस को इंडिया गठबंधन को फायदा मिलना चाहिए। वैसे भी इन 3 राज्यों के बारे में ये कहा जाता है कि जब राज्यों में जिसकी सरकार होती है, लोकसभा में वो हार जाते हैं। और इस बार तो हल्ला मच के हंगामा हो गया, एक तरीके से बगावत के आसार बने हुए हैं, तो लोकसभा में कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा इस चीज का आप सोच लो। तो इंडिया गठबंधन उसका बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है, हर तरीके से लाभ मिलने वाला है। एक तो ये लाभ मिलेगा कि अगर वो वहां सरकार में होंगे और ये हंगामा मचा हुआ है, उसका एक नेगेटिव इफेक्ट जनता के ऊपर जाएगा, वो इंडिया गठबंधन की तरफ दौड़ेगा। अगर चुनाव ईमानदार से हुए तो, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर चुनाव ईमानदार से, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं लगती फिलहाल, अगर जैसे फिलहाल अल्लाह देखे। दूसरा ये मिलेगा कि इसी ये मान के चलो, कांग्रेस की जो अपर एंड होती 3 राज्य जीतने के बाद में थोड़ी सी दादागिरी दिखाती, चूंकि कांग्रेस भाजपा को मैं अलग नहीं मानता, मैंने दूर के रिश्ते में सगी बहन मानता हूँ, ये दोनों दूर के रिश्ते में सगी बहनें जैसी हैं, तो थोड़ी दादागिरी कुछ कम होगी, थोड़ी बराबर लेवल पे आके फिर ये एक सामंजस्य बनाने की स्थिति में आएगी। और जो कांग्रेस के नखरे थे शायद इन हार के बाद उसके ढीले हो गए, और जो अन्य पार्टियां थी क्षेत्रीय, उनके साथ अब सही से तालमेल बिठाने की कोशिश होगी। बिल्कुल आपकी भाषा में कहें, इनके नखरे ढिल्ले हो गए। ढीले हो गए नखरे। हाँ। तो खैर देखते हैं क्या होगा। बने रहिए हमारे साथ, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सोशल वॉइस हिंदी को फेसबुक पर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।